स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 में। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ समास को। समास का एक टॉपिक ऐसा होता है जिस एग्जाम के अंदर भी हिंदी आती है उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समास के जितने भी शब्द हैं उनको पहचान करने की बिल्कुल आसान और सिंपल ट्रिक बताऊंगा ताकि आप किसी भी समास के शब्द को आसानी से पहचान पाओ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों को समझाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में वीडियो की स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं समास को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है। सबसे पहले समास की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर आया दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। तो दो शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है उन शब्दों का मेल समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया पुस्तक और दूसरा शब्द आया आल्य, तो इन शब्दों का जो मेल होगा वो कहलाएगा समास। तो इनसे शब्द बना है पुस्तकालय और जो पुस्तकालय शब्द बनने का टोटल प्रोसेस था वो कहलाया समास। बात की जाए इसके विपरीत, एक शब्द है चंद्रमुखी। यदि इस शब्द को थोड़ा सा वाइड करके या ये कहीं की व्याख्या करके लिख दे, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दे, तो वो कहलाता है समास विग्रह। तो आप सिंपली इन दोनों लाइनों को जरूर याद रखें क्योंकि आगे जैसे वीडियो बढ़ेगी आगे आगे तो उसमें बहुत यूजफुल होने वाले हैं ये दोनों पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है कि समास विग्रह क्या होता है और समास को जो जोड़ना, शब्द को जोड़ना, वो क्या होता है। समास के भेदों की बात की जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला आ जाता है अव्ययीभाव समास, दूसरा आ जाता है तत्पुरुष समास, तीसरा आ जाता है कर्मधारय, चौथा आ जाता है द्विगु समास, पांचवा आ जाता है द्वंद्व और छठा आ जाता है लास्ट में बहुब्रीहि समास। तो समास के 6 भेद होते हैं। अब इन 6 के 6 भेदों को कैसे आसानी से पहचाना जा सकता है वो आगे डिस्कस करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड जितने भी हैं जो आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं वो रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करके आप आसानी से समास को कवर कर सकते हो। पहले समास की देख लेते हैं क्या ट्रिक है। पहले समास की ट्रिक देखिए क्या है। दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पे मैंने दो शब्द नहीं लिखा, तो दो शब्दों के बीच में यदि योजक चिन्ह लगा हो और उन्हें अलग करने पर, जैसे मैंने आपको शुरू में परिभाषा बताई थी कि समास विग्रह करने पर बीच में और आए तो वो शब्द होगा द्वंद्व समास। योजक चिन्ह देखिए यहाँ पर ये जो डैश लगा होता है ना, ये आएगा बीच में तो वो कहलाएगा द्वंद्व समास। मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। जैसे यहाँ पर आया माता पिता, माता पिता के बीच में डैश लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है और विग्रह करने पर माता और पिता हो जाता है। तो समास हुआ माता पिता, डैश लग गया, और विग्रह करने पर हुआ माता और पिता, तो ये शब्द कहलाएगा द्वंद्व समास। राम कृष्ण, इसके बीच में भी डैश है और विग्रह करने पर और आ रहा है। ऐसे ही भाई और बहन, तो विग्रह करने पर भाई और बहन हो गया और बीच में है डैश, तो आप देख कर ही मात्र पहचान सकते हो कि कौन सा समास है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड और दिखा देता हूँ। यहाँ पर वर्ड आया है जलवायु। जलवायु शब्द को यदि हम विग्रह करके लिखेंगे तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है, बीच में और आ जाता है। तो शुरू में तो डैश नहीं लगा हुआ, योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो विग्रह करने पर और आया है तो इसलिए ये शब्द होगा द्वंद्व समास। एक बात का आपने ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर वर्ड आया है धड़ाधड़ और इसका विग्रह करने पर धड़ धड़ की आवाज, बीच में डैश आ गया। घर घर, इसके बीच में भी डैश है, रातों रात इसके बीच में भी डैश है, हाथों हाथ इसके बीच में भी डैश है और धीरे धीरे इसके बीच में भी डैश है। लेकिन ये शब्द द्वंद्व समास नहीं कहलाते। ये जो शब्द होते हैं द्वंद्व समास के शब्द नहीं होते। ये किसके होते हैं आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ इतना देखिए, द्वंद्व समास वो होता है जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हो और लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों तरफ अपोजिट वर्ड हो, यानी कि विलोम शब्द हो। जैसे यहाँ पर माता, इसका विलोम शब्द हुआ पिता, राम इसका विलोम शब्द हुआ कृष्ण, भाई इसका जो अपोजिट शब्द होगा वो होगा बहन। तो दोनों साइड अपोजिट वर्ड होना चाहिए, एक दूसरे का विपरीत शब्द होना चाहिए, तभी वो द्वंद्व समास कहलाएगा। जिन समासों में योजक चिन्ह लगा होता है और दोनों तरफ सेम वर्ड होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं वे आपको वीडियो में आगे पता लग जाएंगे। चलिए तो सेकंड समास के बारे में बात करते हैं। सेकंड समास आ जाता है द्विगु समास।
जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो समास कहलाता है द्विगु समास। अब संख्या कैसे, जैसे 1 2 3 4 5, यदि किसी शब्द का पहला पद, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम पद क्या होता है। देखिए प्रथम पद यहाँ पे मैंने रेड कलर से किया है सप्त, और बाद में नीले कलर से किया दीप। तो जो सप्त है वो प्रथम पद है, और जो दीप है नीले कलर से वो है इसका द्वितीय पद। तो यदि पहला पद किसी संख्या से बने तो वो कहलाता है द्विगु समास। जैसे यहाँ पे त्रिभुवन आया है, सत मंजिल, नवग्रह, दोपहर, पंचतंत्र, त्रिलोक, सतसई, चौगुनी। तो ऐसे शब्द जिनमें पहला पद संख्यावाचक होता है वो शब्द कहलाते हैं द्विगु। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। 0 से लेकर 1 तक के स्वतंत्र शब्द, या 10 से लेकर 10 20 30 40 ऐसे करके 100 तक के जो स्वतंत्र शब्द, उनसे बनने वाले शब्द ही द्विगु समास कहलाते हैं, अन्यथा द्विगु समास नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर बना 11, 11 जो बनता है 10 और 1 के मेल से बनता है, तो यहाँ बीच में आया है और, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द्वंद्व समास, जो हमने इससे पहले सीखा है। इसलिए मैंने कर्म से इस तरह ही पढ़ा रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आए। 21 20 और 1 35 30 और 5 62 60 और 2 62, तो ये और से जुड़े हैं तो ये कहलाएंगे द्वंद्व समास। स्वतंत्र संख्याओं से बनने वाले शब्द द्विगु समास कहलाते हैं, और जो स्वतंत्र संख्या से नहीं बनते, जिनमें विग्रह करने के बाद और आ जाता है, तो वो शब्द कहलाते हैं द्वंद्व समास। अब यहाँ पे एक शब्द हो रहा है 200, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, दरअसल यहाँ पे लिखा जाना था 2 और 100, यहाँ पर 100 और 100 लिखा गया है, इसलिए गलत है, इसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो 200 2 और 100 के मेल से बना है 200। जो स्वतंत्र शब्द हैं, किसी संख्या से बनने वाले हैं, तो वो द्विगु समास कहलाएंगे। यदि स्वतंत्र शब्द नहीं है और विग्रह करने पर और आ जाता है, तो फिर कहलाते हैं वे द्वंद्व समास। आगे कर लेते हैं कर्मधारय समास के बारे में। देखिए शब्द के दूसरे पद की, अभी हमने 2 पद पढ़े थे ना, पहला पद और दूसरा पद, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाए। अब विशेषता यदि आपको नहीं पता लग रही है कि विशेषता क्या होती है, तो आप एक लाइन यहाँ पर क्वेश्चन करके देख लेना, उससे किसी समास के शब्द से क्वेश्चन करना, उसके बीच में कैसे लगाकर देख लेना, आंसर पॉजिटिव मिलेगा तो कर्मधारय समास होगा। जैसे यहाँ पर है काली मिर्च, तो मिर्च कैसी है, मिर्च है काली, तो आंसर पॉजिटिव मिला, तो ये शब्द होगा कर्मधारय। आगे आ जाता है नील कमल, तो नीला है कमल, कमल कैसा है, नीला है, तो आंसर मिला पॉजिटिव, तो समास कौन सा होगा, कर्मधारय। सिंपल, आप देखोगे बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है समास, बस समझने का फेर है। जो इसका कंफ्यूजन है यहाँ पर, अभी बहुब्रीहि समास आएगा तब सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, क्योंकि हमेशा बच्चे वहीं पर गलत करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आ जाता है काली मिर्च, इसका समास विग्रह जो बनता है, कई बार समास विग्रह पूछ लिया था, काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत, पीत कहा गया है पीले को, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, तो कई बार इनके समास विग्रह भी पूछ लिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मिर्च काली है, ये समास विग्रह नहीं होता, काली है जो मिर्च, इस तरह समास विग्रह होता है। तो चौथे नंबर का आप देख लेते हैं क्या आता है। चौथे नंबर पर आ जाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की बात की जाए तो यहाँ पर मैं सिंपल आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। देखिए जिनमें जो पौराणिक कथाओं के जो शब्द होते हैं वो सभी बहुब्रीहि समास के होते हैं। टोटल पौराणिक कथा कैसी होती है, जैसे हमारा रामायण महाभारत या वेद पुराण जो है हमारे, ऋग्वेद सामवेद, इनमें जितने भी शब्द आए हुए हैं वो टोटल बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आया है गजानंद, तो गजानंद किसको कहा गया, गजानंद कहा गया है गणेश जी को। तो यहाँ पर आप हमेशा एक बात याद रखना कि पौराणिक कथाओं के सभी शब्द बहुब्रीहि समास होते हैं। तो गजानंद कहा गया है गणेश जी को, लंबोदर भी गणेश जी को कहा गया है, लंबा है उदर जिसका, समास विग्रह करोगे तो ध्यान रखना इसका। चक्रधर, चक्रधर कहा गया है विष्णु जी को। पीतांबर, अभी देखिए थोड़ी देर पहले कर्मधारय में भी पीतांबर आया था, वहां पे हमने पीला है जो अंबर ये करा था,
अभी यहाँ पर कर रहे हैं पीला, सॉरी, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण को और वहां अंबर को, तो ये कंफ्यूजन है सबसे बड़ा, जो कोई आपको यूट्यूब पे, पूरी यूट्यूब पे नहीं बताएगा। मैं आपको ये सारा कंफ्यूजन दूर कराऊंगा, अभी बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट आ जाता है नीलकंठ। अब देखिए यहाँ पर भी कर्मधारय वाला आ गया। भाई कंठ कैसा है? नीला, विशेषता बताई गई है, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि में रखा गया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बहुव्रीहि में रखे जाते हैं। ये शिव को कहा जाता है। श्वेतांबर, ये सरस्वती को कहा गया है। सुलोचना, देखिए सुलोचना जो कहा गया है ये मेघनाद की पत्नी थी, उन्हें कहा गया है। तो ये भी पौराणिक कथाओं में शब्द था, इसलिए कहाँ आया है? बहुव्रीहि समास के अंदर आया। वीणा पाणी काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ये कहा गया है सरस्वती जी को। मृत्युंजय, मृत्युंजय कहा गया है शिव जी को। अब देखिए मैं तो आपको कुछ और वर्ड दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे पंचवटी। अभी पंचवटी के बीच में देखिए संख्या आ गई, लेकिन बहुव्रीहि में रखा हुआ है, तो जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी उसमें आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब मैं आपको एक लाइन मैंने यहाँ पर अभी लिखी है, बहुव्रीहि समास एक प्रधान समास होता है। तो जो अभी मैं आप बात कर रहा था कि पंचवटी को यहाँ पर क्यों रखा गया है, नीलकंठ को क्यों रखा गया है, पीताम्बर को यहाँ पर क्यों रखा गया है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जो बहुव्रीहि समास है वो एक प्रधान समास है। और प्रधान समास का मतलब कि वरीयता सबसे पहले इसे ही दी जाएगी। इसे हम कह सकते हैं कि ये किंग है। जितने भी हमारे समास हैं उन सब का राजा कौन कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो अभी मैं आपको थोड़े से और वर्ड दिखाता हूं, उनसे आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा। यहां पर मैं सारे वर्ड एक साथ लिख देता हूं। चलिए यहां पर देखिए जो पहला बॉक्स है इसमें द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों के उदाहरण है। अभी हमने त्रिलोचन, भाई इसमें संख्या भी है, और त्रिलोचन कहा गया शिव को, तो ये पौराणिक कथाओं का शब्द है, तो ये बहुव्रीहि में भी होगा। दशानंद, 10 सिर वाला रावण को कहा गया, पौराणिक कथाओं से रिलेटेड है। और देखिए संख्या भी है, तो दोनों जगह यहाँ पर है। जैसे चतुर्भुज विष्णु को कहा गया, त्रिनेत्र, पंचवटी। अब देखिए यहाँ पर पंचवटी आया। पंचवटी वो स्थान है जहां पर राम जी जाकर रहे थे वनवास में, तो पंचवटी वो स्थान है, पौराणिक कथाओं में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके अंदर संख्या भी है, तो अब हम किसको सिलेक्ट करेंगे? अभी दूसरा उदाहरण और देख लीजिए, कर्मधारय और बहुव्रीहि में जो दोनों साथ होते हैं। जैसे पीताम्बर कृष्ण को भी कहा जाता है और पीले अंबर को भी कहा जाता है। नीलकंठ शिव जी को कहा जाता है और कंठ नीला है उसको भी कहा जाता है। श्वेतांबर सरस्वती को कहा जाता है, सफेद वस्त्र कहा जाता है, वस्त्रों की विशेषता बताई जाती है। दुरात्मा, आत्मा की विशेषता बताई गई है कि आत्मा जो है वो बुरी है, मक्खी चूस, तो यहाँ पर ये एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। नीचे आ जाते हैं विशेष अर्थ वाले। तो विशेष अर्थ वालों को अभी नहीं करते, पहले मैं आपको ऊपर का कंफ्यूजन बता देता हूँ कि इसे आप कैसे दूर कर सकते हो। देखिए यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन इस तरह मिलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला ए द्विगु समास, दूसरा आ जाता है बहुव्रीहि जो रेड से किया, कर्मधारय और द्वंद्व, इस तरह। यदि आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि समास मिलता है और ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के मिक्स उदाहरण जो है, और बहुव्रीहि आपको ऑप्शन में मिलता है, तो मैंने बताया था कि बहुव्रीहि समास प्रधान समास है, तो आपने केवल बहुव्रीहि को ही सिलेक्ट करना है, आपका आंसर राइट होगा, क्योंकि एक प्रधान समास है, ये सभी समासों का राजा होता है। यदि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, तो फिर आप जौन सा समास है उसको आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे त्रिलोचन आ जाए, बहुव्रीहि समास नहीं है, तो आप क्या लगाओगे? द्विगु, क्योंकि इसके अंदर संख्या है। इसी तरह पीताम्बर आ जाता है या नीलकंठ आ जाता है और बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, तब आप कर्मधारय ही सिलेक्ट करोगे। लेकिन यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो फिर आपको बहुव्रीहि ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास जो होता है वो हमारा प्रधान समास होता है। अब विशेष अर्थ यहाँ पर एक चीज और है कि समास के अंदर ये जो बहुव्रीहि समास होता है इसके अंदर विशेष अर्थ भी प्रकट होता है, कुछ विशेषता बताई जाती है। जैसे मक्खी चूस, मक्खी चूस कहा जाता है एक ऐसे व्यक्ति को जो कंजूस होता है। यहाँ पर सुलोचना तो चलो वही वर्ड है, यहाँ पर पंकज, पंकज कहा गया है कमल को, इसका भी विशेष अर्थ आ जाता है। जैसे निशाचर, वैसे तो निशाचर पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है, राक्षस को कहते हैं। उसी तरह चक्रधर विष्णु को कहा गया, तो विशेष अर्थ जिनका बोध होता है वो समास कहलाते हैं हमारे
बहुब्रीहि समास। तो उम्मीद करता हूं कि बहुब्रीहि समास का जो भी कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट समास के बारे में। अगला समास आ जाता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को कैसे आप आसानी से पहचान सकते हो, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर क्या होता है, जो प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं, आपने यदि टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ठीक है, यदि आपने प्रत्यय और उपसर्ग का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप वहां से आसानी से और बिल्कुल आसान बताऊंगा आपको, जो कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी, आसानी से देखते ही कौन सा प्रत्यय है कौन सा उपसर्ग है, इसके अंदर क्या प्रत्यय लगा हुआ है, वो भी आप आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अव्ययी भाव समास को आप आसानी से कैसे पहचान सकते हो। तो यदि शब्द में उपसर्ग लगा हो, किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो, और उपसर्ग भी कैसा, यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन और भर, इस टाइप के जितने भी उपसर्ग इसमें शब्द में लगे हों तो वो शब्द होगा अव्ययी भाव समास। दूसरी भाषा में मैं आपको समझाता हूं अव्ययी किसे कहते हैं, अव्ययी भाव का समास या अव्ययी शब्द किसे कहते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, जाति और समुदाय के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी के साथ भी यूज करो उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो कहलाते हैं अव्ययी शब्द। और अव्यय शब्दों से बनते हैं अव्ययी भाव समास। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति में यथा नाम का उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रत्येक दिन इसका समास विग्रह हो जाएगा, तो इसमें भी प्रति नाम का उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, तो इसमें भी क्या लगा हुआ है, प्रति नाम का उपसर्ग। एक शब्द आता है एग्जाम में पूछा जाता है प्रतिशत, तो उसमें भी प्रति लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो वो भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यहां पर आ जाता है आजन्मा, तो इसमें आ नाम का उपसर्ग लगा हुआ है। अब देखिए जो वर्ड मैंने आपको शुरू में बताए थे, धड़ धड़, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन दोनों तरफा सेम वर्ड है, लेफ्ट में भी धड़ है और बाद में भी धड़ है, तो दोनों तरफा धड़ धड़, तो ये शब्द कहलाते हैं अव्ययी, क्योंकि इन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लड़के के साथ लगाओगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लड़की के साथ लगाओगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, या किसी निर्जीव वस्तु जैसे बारिश धड़ धड़ हो रही है तो भी लगाओगे तो इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हीं से बनते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, तो ये शब्द कहलाते हैं जिसमें दोनों तरफ सेम शब्द हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वो शब्द कहलाते हैं अव्ययी भाव समास। और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये सब एग्जाम्पल आप देख सकते हो पीडीएफ में, वहां से आपको मिल जाएंगे और वहां से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं लास्ट समास की। लास्ट में आ जाता है तत्पुरुष समास। अब इसे कैसे पहचाना जा सकता है, तो इसे पहचानने के लिए आपको देखिए क्या करना है, जिसके बीच में का की के यहाँ पर विग्रह, जो मैंने शुरू में 2 पॉइंट बताए थे कि याद रखना, एंड तक आपके काम आएंगे। विग्रह करने पर का, के, की, को, के लिए ये आए, दरअसल ये है क्या, ये भाई ये है कारक, जो इसके समास के अंदर 6 कारकों का भेद होता है। और कारक तो वैसे हमारे 8 होते हैं, कर्ता और संबोधन नाम के जो कारक होते हैं उनका तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर केवल 6 कारकों का प्रयोग होता है, कर्म, करण, संपदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। और इनके कारक चिन्ह इनके साइड में लिखे हुए, जैसे कर्म का को या का है, करण का से है, संप्रदान का के लिए है, अपादान का अलगाव से अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं उस अलगाव के लिए, का, की, के ये संबंध के लिए है, और अधिकरण किसी चीज पर अधिकरण, में या पर, सेब मेज पर रखा है, तो इस तरह का अधिकरण। तो ये सब प्रत्यय का यदि यूज हुआ हो, और यूज भी कहाँ होगा, विग्रह करने पर। आप ध्यान रखना कि विग्रह करने पर यदि 6 कारकों का भेद होता है तो वो शब्द कहलाते हैं तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दरअसल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आ जाता है मतदाता, तो मत को देने वाला, यहाँ बीच में को है जो इधर आ गया थोड़ा सा, तो मत को देने वाला, तो विग्रह करने पर बीच में को आया है, और को किसका साइन है, कर्म का साइन है, कर्म कारक का साइन है। जन्म जात, जन्म से उत्पन्न, इसका समास विग्रह होगा, जन्म से उत्पन्न पूछा गया है इसलिए मैंने इसके अंदर डाला, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो जन्म से उत्पन्न विग्रह करने पर क्या बना, जन्म से उत्पन्न।
अब आ जाता है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो ये आ जाता है संप्रदान कारक। प्रेम सागर, यहाँ पर प्रेम का सागर, तो ये आ जाता है संबंध। दिनचर्या, तो दिनचर्या में आ जाता है दिन की चार्य, तो ये आ जाता है आपका संबंध। नीति निपुण, नीति में निपुण, ये आ जाता है अधिकरण कारक। और आत्मविश्वास, आत्मविश्वास पे आ जाता है आत्मा पर विश्वास। तो 6 कारकों का भेद जहां पर होता है, जहां पर विग्रह करने पर 6 कारक यूज किए जाते हैं, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो नीचे रेड बटन दिया है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो का पीडीएफ आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। यदि आप यहाँ तक आए हो तो एक लाइक जरूर छोड़ के जाना और इसे अधिक से अधिक शेयर कर देना, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन तक भी पहुंच सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।